हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर आपका होगा 70, यानी कि 70 नंबर टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोग आज 17वां नंबर आपका पूरा हो जाएगा। इसके पहले 69 टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अगर पीछे वाला टेस्ट आप नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, आपको सभी टेस्ट मिल जाएगा। और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपको सभी टेस्ट मिल जाएगा, उसका PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, सब चीज़ आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं 75 प्रश्न DELED का महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है, जो आपको एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है। आपका जो क्लास होता है वो डेली लाइव क्लास होता है रात में 9 बजे से। ठीक है। ये जो नंबर दिख रहा है 7857824310, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर इस पर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको सभी नोट्स मिल जाएगा। अभी लगभग आपके पास 25 दिन लगभग एग्ज़ाम में बचा हुआ है। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि फिर से आपकी एग्ज़ाम की डेट बढ़ने वाली है, तो जो लोग अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, सोच रहे हैं, तो सोचना नहीं है, ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके तैयारी हो जाएगी आपकी। आपको ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ एक बार 351 का पेमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम न हो जाए तब तक आपको सभी नोट्स, PDF, वीडियो सब चीज़ आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से। आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप से भी आजकल पैसा जाता है, और अमेजन पे से भी आप भेज सकते हैं। ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कैरियर परिवार। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन डालते रहते हैं, यहाँ से भी आपकी तैयारी होती रहेगी। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों सभी लोग एक बार वीडियो को एक तरफ से लाइक कर दीजिए और इसका जवाब दीजिए आप लोग। पहला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था? जी हाँ, बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ में कह रहा है कि शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था, और ये कब घोषित किया गया था ये आपको बताना है। जी हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग लाइव चैट जो हो रहा है उसमें आप कमेंट कीजिए, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर हो जाएगा A नंबर, यानी कि 2001 से लेकर के 2010 ईस्वी तक शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में? यानी कि इसी को कहते हैं UNO, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोग को तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए। जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस इसीलिए मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। प्रत्येक 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, USA में हुआ था। ठीक है। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड क्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में है इसका हेड क्वार्टर। ठीक है। चलिए, और क्या बात पूछा जाएगा कि इसमें कितने देश अभी तक शामिल हैं? तो इसमें 193 देश अभी टोटल इसमें शामिल हैं, और सबसे लास्ट में जो शामिल हुआ था वो दक्षिणी सूडान इसमें शामिल हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो लिख लीजिएगा, इसके जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं, है ना। एंटोनियो गुटेरस है, ANTONIO, एंटोनियो गुटेरस, GUTERUS। ठीक है। एंटोनियो गुटेरस इसके अभी अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसके 6 अंग हैं। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़, अभी और भी इसमें इसके बारे में बहुत सारा चीज़ पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, इतना सारा चीज़ आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा है कि शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों
दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है ना, प्रश्न में थोड़ा सा घुमाया हुआ है, कह रहा है कि शांति के लिए, है ना, शांति के लिए शिक्षा जो है वो नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों मतलब किस मूल्यों को, है ना, उन मूल्यों मतलब किस मूल्यों को दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है, मतलब कि किन मूल्यों पर वो बल देती है ना, किन मूल्यों के दृष्टिकोण और कौशल पर बल देती है। ठीक है, शांति के लिए शांति के लिए जो शिक्षा है वो नैतिक विकास के किन मूल्यों पर बल देती है, ये आपको बताना है। सामंजस्य बैठाने के लिए जो आवश्यक होता है ना, शिक्षा और नैतिक विकास के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि प्रकृति और मानव जगत के बीच, है ना, प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी कि वो मूल्य क्या है, तो वो प्रकृति है और मानव जगत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पहला जो प्रश्न था संयुक्त राष्ट्र संघ वाला ना, वो भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3rd नंबर, कह रहा है कि सतत विकास संबंधित है। जी हाँ, सतत विकास के बारे में आप लोग को कई बार समझाया गया कि सतत विकास क्या होता है ना, यानी कि लगातार विकास, है ना, हमेशा क्रम बाई क्रम विकास होते रहना। तो सतत विकास किससे संबंधित है, आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, सामाजिक पर्यावरण दृष्टिकोण से, या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा ऑप्शन नंबर ई, तो यहाँ पर मारिएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि यहाँ पर एक से अधिक यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर ई में क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं और डैश इनमें से एक से अधिक। तो देख रहे हैं ना, इसमें एक से अधिक सही है कि नहीं, यानी कि 3 को सही है, तो आंसर क्या हो जाता, ई नंबर होता है ना। अगर डी यहाँ पर हम हटा देते हैं, है ना, इसके जगह पर ई लिख देते हैं, तो आंसर हो जाता है आपका ई नंबर, और आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका कथन है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि किसका कथन है, बताना है। तनाव जो है वो असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। जी हाँ, तो ये जो कथन है दोस्तों, ये किसका कथन है। ऑप्शन है गेट्स का, युंग का, फ्रायड का, या फिर वॉरेन का। तो ये आंसर हो जाएगा आपका गेट्स का ये कथन है। ठीक है, याद रखिएगा आंसर किसका है, तो गेट्स का ये कथन है कि तनाव जो है वो असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। जी हाँ, गेट्स महोदय। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर प्रश्न है कि शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि है। जी हाँ, शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि क्या है। ऑप्शन है सामूहिक कार्य, श्रमदान, बाल, या फिर इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर ई रहता तो ई को यहाँ पर आप टच कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक से अधिक होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, कह रहा है कि एक सशक्त विद्यालय, जी हाँ, एक सशक्त विद्यालय है ना, और अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। जी हाँ, एक बहुत ही सशक्त विद्यालय है और अपने शिक्षक में किस योग्यता को सबसे अधिक वो बढ़ावा देगा। ऑप्शन है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति को, या फिर अनुशासन को, या फिर प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। जी हाँ, तो आज के युग में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देने का समय है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर, कह रहा है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होती है। जी हाँ, शारीरिक रूप से क्या है, ये बच्चा अक्षम है ना, यानी कि ये विकलांग है ना, शारीरिक रूप से किसी प्रकार से अक्षम होगा। तो इस बच्चों को सामान्यतः क्या होती है, डिसलेक्सिया तो बिल्कुल नहीं होगा, डिसलेक्सिया तो होता है पढ़ने में दिक्कत होता है। डिस्ग्राफिया है, डिसमिथिया भी नहीं होगा, डिसकैलकुलिया भी नहीं होगा, क्योंकि डिसकैलकुलिया आपको गणित से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया। देखिए, डिसग्राफिया में संबंधित है लिखने से संबंधित। अगर बच्चा का हाथ मान लीजिए, हाथ किसी प्रकार से उसमें अक्षम है ना, हाथ से वो लिखने में सक्षम नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका डिसग्राफिया, यानी कि डिसग्राफिया जो होता है वो लिखने से संबंधित होता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर, कह रहा है कि एक बच्चा जो
ग्रस्त है। जी हाँ, वो किस चीज़ से ग्रस्त है ये आपको बताना है ना। एक बच्चा ग्रस्त है और किस चीज़ से वो ग्रसित है ये आपको बताना है। वो बच्चा क्या कर रहा है, तो जैसे 100 SAW 100 लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ रहा है, तो वाज पढ़ लिया जा रहा है। न्यूक्लियर को क्या पढ़ रहा है, अनक्लियर पढ़ ले रहा है। तो मतलब कि इसमें अंतर वो नहीं कर पाता है ना, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, यानी कि इसको गलत वो पढ़ लेता है। तो इस प्रकार के बच्चे में क्या खामियां होती है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों, इसको कहते हैं डिसलेक्सिया, यानी कि इसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है ना। पढ़ने में जब कठिनाई होती है तो पढ़ने में इस प्रकार की जो दिक्कत होता है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया यानी। और डिसकैलकुलिया जो होता है ये गणित से संबंधित होता है ना, ये किससे होता है, गणित से संबंधित, यानी कि आपका मैथ से संबंधित होता है। डिस्ग्राफिया अभी आपको बता दिए लिखने से संबंधित होता है डिस्ग्राफिया। इसमें से एक आध प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा आपको, है ना, डिस्ग्राफिया डिस्कैलकुलिया, हाँ, इसमें से एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको क्या कहते हैं। जी हाँ बताइए, जब दो बालक है ना, और विभिन्न समानताएं रखते हुए आपस में भिन्न भिन्न वो क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे वैयक्तिक भिन्नता, है ना। क्या कहेंगे, वैयक्तिक भिन्नता है दोनों में, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, छपेगा प्रश्न, है ना। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है। ऑप्शन है क्रो, फ्रोबेल, किलपैट्रिक और डगलस। क्या होगा, है ना, बहुत बार बता चुके हैं प्रोजेक्ट प्रणाली। आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि किलपैट्रिक महोदय। ठीक है, किलपैट्रिक महोदय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। जी हाँ, क्या किया जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन में क्या करते हैं। ऑप्शन है कि बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, है ना, यहाँ पर ज्ञात लिखा गया है, इसको ज्ञान कर लीजिएगा, है ना। बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन, या बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन में आता है दोस्तों समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, तो समग्र ज्ञान का मूल्यांकन यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। कह रहा है कि भावात्मक पक्ष क्या कहलाता है। बताइए, भावात्मक पक्ष क्या कहलाता है। ऑप्शन है बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, या फिर बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, या फिर बच्चों की मनोवृत्ति से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा 12 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन नंबर ई रहेगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई मारिएगा, क्योंकि आपके एक से ज़्यादा यहाँ पर सही है कि नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑप्शन नंबर ई को यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ ताकि वहाँ पर आपके दिमाग पर क्लिक कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर की ब्लूप्रिंट का संबंध है। जी हाँ, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है। ऑप्शन है आपका उपचारात्मक शिक्षण, नवाचार से, या प्रश्न पत्र निर्माण से, या फिर क्रियात्मक शोध से। क्या होगा, देखिए ब्लूप्रिंट का संबंध होता है प्रश्न पत्र के निर्माण से, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा भैया आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 14 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। जी हाँ, यह कथन किसका है। जी हाँ बताइए, यह कथन किसका है। कह रहा है कि औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, और यह कथन किसका है। ऑप्शन है लॉरेंस का, पीटर एफ ड्रकर का, या फिर हरोल्ड किनस का, या फिर FW टेलर का। आंसर हो जाएगा FW टेलर, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर। जो भी डी मारे हैं बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए जो नहीं मारे हैं वो नाराज नहीं होना है, आपका भी सही होगा। अगला सवाल है आपका 15 नंबर। कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी हाँ, विद्यालय का प्रबंधन जो किया जाता है ना, बहुत सारा चीज़ होता है स्कूल में, है ना, तो इसका महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है। प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की। आंसर क्या हो जाएगा, सभी का होता है कि नहीं। इसमें बच्चे भी योगदान देते हैं, शिक्षक भी है, प्रधानाध्यापक भी है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ऑप्शन नंबर ई को मारिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक यहाँ पर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। कह रहा है कि प्राथमिक शाला के लिए
ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, प्राथमिक शाला के लिए है ना, प्राथमिक विद्यालय खोला गया है ना। पाठशाला, शाला को क्या लिखा, मतलब पाठशाला है ना, यहाँ पर पाठ नहीं लिखा है। तो प्राथमिक पाठशाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है कि पाठशाला जो है गाँव के बीच में हो, या फिर सड़क के किनारे हो, या फिर तालाब के पास हो, या फिर गांव के समीप खुले मैदान में हो। जी हाँ, बताइए। तो ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, है ना, यानी कि गांव के समीप में ही हो और खुले मैदान में हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। जी हाँ, मानवीय प्रबंधन के क्या क्या घटक हैं? तो मानवीय प्रबंधन के विद्यालय भवन है, पुस्तकालय है, फर्नीचर है ना। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है शिक्षक हैं, छात्र छात्राएं हैं, समुदाय है। तो 17 का क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। मानवीय प्रबंधन कह रहा है ना, मानवीय प्रबंधन। ठीक है, तो यहाँ पर पुस्तकालय भवन फर्नीचर वगैरह नहीं होगा, शिक्षक है, छात्र छात्राएं हैं और समुदाय है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। जी हाँ, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप मतलब कि कौन से क्रियाकलाप कराए जाते हैं? ऑप्शन है अभ्यास कार्य करना, या फिर खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करना, या फिर समूह चर्चा करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो आ गया फिर से सभी वाला, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि आंसर नंबर डी भैया। तो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ई रहेगा, तो आप ई मार लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 19 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। जी हाँ, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी होती है? जी हाँ, बताइए। एक पक्षीय, द्विपक्षीय, उपयुक्त दोनों, या फिर कोई नहीं? बताइए 19 का क्या हो जाएगा आपका? द्विपक्षीय होता है प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया। इसके बारे में मैंने कई बार डिटेल में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर कि संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जी हाँ, संज्ञानात्मक क्षेत्र से कौन यहाँ पर संबंधित नहीं है? जाना, समझना, चिंतन करना, या फिर समयबद्धता। 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी, यानी कि समयबद्धता इससे संबंधित नहीं है। जाना ये सही है, समझना भी सही है, चिंतन करना भी ये सही है संज्ञानात्मक क्षेत्र से। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है कि डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो डोमिनोज है ये किससे, है ना। डोमिनोज ये पिज्ज़ा मत समझ जाइएगा, डोमिनोज जो पिज्ज़ा डिलीवरी करता है ना, ये डोमिनोज दूसरा चीज़ है। ये डोमिनोज सर्वाधिक किससे उपयोगी है? इतिहास शिक्षण से, गणित से, कला से, या फिर भाषा से? तो ये गणित से संबंधित होता है दोस्तों, ये कई बार सीटेट में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर की वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए क्या होगा। यानी कि वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कौन ले लिया? तो कंप्यूटर ले लिया। तो आंसर हो जाएगा 22 का आंसर नंबर आशु बेल ने बनाया। जी हाँ, किसने बनाया? तो आशु बेल ने बनाया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि वुड के घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद है? जी हाँ, वुड का डिस्पैच सिद्धांत आप पढ़े होंगे, और वुड का जो घोषणा पत्र ये आया था, ये कब आया था? तो 1854 में आया था। और क्वेश्चन कहा गया है कि इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर हो जाएगा 102 अनुच्छेद इसमें था आपका। ठीक है, 1854 में ये घोषणा पत्र आया था आपका। ठीक है, चार्ल्स वुड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। कह रहा है कि वुड का घोषणा पत्र उत्तरदायी नहीं था। जी हाँ, वुड का जो घोषणा पत्र था इसमें कौन उत्तरदायी नहीं था? ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो बताइए कौन इसमें उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए, या फिर धार्मिक शिक्षा के लिए, या फिर शिक्षा विभाग की स्थापना के लिए, या फिर सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए। तो कौन इसमें उत्तरदायी नहीं था? तो वो था धार्मिक शिक्षा के लिए, इसमें नहीं था आपका, है ना। इसमें धार्मिक शिक्षा की बात नहीं कही गई थी, विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए था, शिक्षा विभाग की स्थापना और सहायता अनुदान के लिए भी इसमें था आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25।
प्रश्न है कि वुड के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा का माध्यम जो बताया गया था, अंग्रेजी बताया गया था और प्रचलित भारतीय भाषाएं भी बताया गया था। ठीक है, यानी कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए और प्रचलित भारतीय भाषाएं भी होनी चाहिए। ये दोनों था तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। जी हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित किया, पूछा गया है आपको। तो ये जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रकाशित किया गया था शिक्षा नीति, तो ये किया गया था आपको 1906 ईस्वी में, है ना। 2000 में कहाँ से करेगा, है ना। तो 14 अप्रैल 1906 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की। जी हाँ, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जी हाँ, याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आंसर नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय शिक्षा विभाग। अगला प्रश्न है कि प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया। जी हाँ, कोठारी आयोग के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। कोठारी आयोग जो आया था, ये कब आया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये आया था दोस्तों 14 जुलाई। इसका गठन कब हुआ था, गठन पूछा जाएगा ना, कि कोठारी आयोग का गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को। ठीक है, 14 जुलाई 1964 को हुआ था। और क्वेश्चन कह रहा है कि किन कार्यक्रमों को ये स्थान दिया था कोठारी आयोग। तो ये जो स्थान दिया था दोस्तों निरक्षरता उन्मूलन पर, अनवरत शिक्षा पर और पत्राचार पाठ्यक्रम पर, यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर। इनमें से सभी पर ये जोर दिया था ना, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, कोठारी आयोग गठन याद रखिएगा 14 जुलाई 1964 को। नेक्स्ट है, और ये प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत ये आपको बातें कही गई है ना, जो निरक्षर लोग थे उनका मतलब कि साक्षर करना था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर, कह रहा है कि कृषि शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार हेतु कृषि पॉलिटेक्निकों की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव किसका था। जी हाँ, यानी कि कृषि शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार हेतु कृषि पॉलिटेक्निकों की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव किसका था दोस्तों, बताइए, है ना। ये सुझाव किसका था, तो ये सुझाव था कोठारी कमीशन का ही 1964-66, है ना। याद रखिएगा कोठारी कमीशन का ही ये सुझाव था आपका। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, है ना। कोठारी कमीशन से आपको एग्जाम में पूछ सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10+2+3 कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 10+2+3 जो शिक्षा प्रणाली था ये कब लागू हुआ था। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति 1986 था आपका, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 था उसी में ये लागू किया गया था 10+2+3, यानी कि 10वां के बाद क्या है +2, यानी कि इंटर करना है, और इंटर के बाद +3 का मतलब क्या हो गया आपका, ग्रेजुएशन करना है ना। तो ये जो शिक्षा प्रणाली था ये हो जाएगा वर्ष 1986 में ये लागू की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1986 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और वर्तमान में जो अभी आया है ना, जो नई शिक्षा नीति है आपका 2020 वाला, है ना। तो जो 2020 शिक्षा नीति है इसमें 5+3+3+4 पर इसमें आपको दिया गया है जोर। ठीक है, 5+3+3+4 ये याद रखिएगा अभी नए शिक्षा नीति में। ठीक है, इसका भी मैंने PDF आपको भेज दिया हो ग्रुप में। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा कब की गई। जी हाँ, मतलब किसने किया था ये पूछा है ना, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो इसका जो समीक्षा किया गया था ना दोस्तों, ये दो तीन समितियों के द्वारा किया गया था। एक तो राममूर्ति समिति 1990 में किया गया, ठीक है, फिर जनार्दन समिति 1992 में किया गया, फिर यशपाल समिति 1993 में किया था। यानी कि आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, समीक्षा किया था ये तीनों ने आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका 32 नंबर कह रहा है कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है ना, जिन तथ्यों को आप भूतकाल में सीख लिए हैं उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है ना, उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है बताइए, ये जो कथन है वो किसका है, तो ये है वुडवर्थ का कथन, है ना। किसका है, वुडवर्थ का ये कथन है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में
चिंतन कहलाता है? जी हाँ, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है बताइए? कल्पना कहलाता है, चिंतन कहलाता है, तर्क कहलाता है या फिर स्मृति कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कल्पना कहलाता है, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 34 नंबर। कह रहा है कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है? जी हाँ, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है? तर्क, चिंतन, कल्पना या फिर स्मृति? कई बार एग्जाम में इस प्रकार का पूछा गया प्रश्न है। 34 का हो जाएगा, इसको तर्क कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर। कह रहा है कि किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है? जी हाँ, किसी के द्वारा मतलब कि किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य या फिर इनमें से सभी? तो समायोजन का मतलब होता है यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य भी, संवेगात्मक स्वास्थ्य भी, मानसिक स्वास्थ्य भी, यानी कि आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि एक से अधिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 36 नंबर। 36 कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है? जी हाँ, उपचारात्मक शिक्षण जो है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो बच्चों के गणित विषय के शिक्षण से, या फिर बच्चों के पठन क्षमता के विकास से, या फिर बच्चों की त्रुटि को दूर करने से, या फिर बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से? तो ये जो संबंधित है तो ये बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से संबंधित है। उपचारात्मक यानी कि बच्चे का उपचार हम कर रहे हैं, है ना। तो जो त्रुटि है उसका क्या कर रहे हैं? उपचार कर रहे हैं, यानी कि उसको सुधार कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर। कह रहा है कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है? जी हाँ, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। यानी कि कौन से प्रयोग को तैयार किया जाता है दोस्तों बताइए? कार्यों और उपलब्धियों को विवरण रखने के लिए। तो 37 का ऑप्शन दिया है अवलोकन, या फिर युग्म मूल्यांकन, या फिर छात्र प्रोफाइल, या फिर समाज नीति। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अवलोकन, है ना। क्या हो जाएगा? अवलोकन, है ना, आंसर नंबर ए। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? ये किसके द्वारा पता चलता है बताइए? तो किसके द्वारा पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान और कौशल अर्जित किया है? नियंत्रण के द्वारा, संकेतक के द्वारा, मापक के द्वारा, या फिर एंड्रिक के द्वारा? तो ये पता चलता है मापक के द्वारा, है ना। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए सभी लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अंदर से जाग सके, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर कि क्रियात्मक शोध का मूल्य आधार होता है? जी हाँ, आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हैं, है ना, ताकि उनको भी थोड़ा सा पता चल सके, उनकी भी तैयारी थोड़ा सा हो सके। ठीक है, चलिए क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है ये आपको बताना है। समस्या हमारी और हल भी हमारा, समस्या का हल, या फिर समस्या का तार्किक हल, या फिर समस्या का गहन विश्लेषण, क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि समस्या हमारी और हल भी हमारा। जी हाँ, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। आंसर नंबर भैया ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवग्रह में समास हैं? बताइए तो नवग्रह में कौन से समास हैं? द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, दिग्गु समास है, या बहुब्रीहि समास है? तो ये हो जाएगा दिग्गु समास है नवग्रह में। ठीक है, नेक्स्ट है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है दोस्तों? बताइए तो पुस्तक है उर्वशी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है उर्वशी के बारे में। इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, कबीर दास, या फिर रसखान। सबको पता है कि ये रामधारी सिंह दिनकर की ये पुस्तक है। आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर आपका। नेक्स्ट है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है? बताइए तो सब लोग कमेंट करके कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, मीराबाई, कबीर दास, या फिर रसखान? तो चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो हो जाएंगे आपका आंसर नंबर
ए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, है ना। बहुत सारे लोग का सही जवाब आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग मतलब लगे रहिए, एकदम छोड़ना नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो डटे रहना है ना। चलिए, गोदान के रचनाकार है, बताइए तो गोदान के रचनाकार कौन है। गोदान तो पुस्तक सभी लोग पढ़े होंगे, है कि नहीं। चलिए, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, कबीरदास या फिर रसखान। तो प्रेमचंद हैं गोदान के, है ना। बहुत अच्छी ये उपन्यास है, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा गोदान को। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश विदेश में समास है। जी हाँ, बताइए देश विदेश में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर कर्मधार है, या फिर दिग्गु समास है। तो देश विदेश में हो जाएगा आपका बिल्कुल सही द्वंद्व समास है ना। बिल्कुल सही लोग जवाब दे रहे हैं, द्वंद्व समास है। करुण रस का स्थायी भाव है। जी हाँ, अगला प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो बताइए, उत्साह है, हास है, शोक है, या फिर इनमें से कोई। करुण रस पूछ रहा है ना, तो करुण रस है यानी कि शोक है ना। स्थायी भाव क्या है, ये शोक है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, कह रहा है कि शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है। दोस्तों बताइए तो, शैक्षिक रूप से पिछड़ापन, है ना, कितने प्रकार का होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या होगा बताइए। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं ना। शैक्षिक रूप से पिछड़ापन 4 प्रकार के होते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 नंबर, कह रहा है किसका कथन है। जी हाँ, ये कथन है, और कह रहा है कि पिछड़े बच्चे वह है जिनकी शैक्षिक लब्धि यानी कि बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि का मतलब बुद्धि लब्धि या फिर शिक्षा अंक 85 से कम हो तो पिछड़े बच्चे वह है ना। मतलब कि ये कथन पूछ रहा है कि किसका है दोस्तों, कि पिछड़े बच्चे वो है यानी कि जिनका बुद्धि लब्धि 85 से कम है ना। ये कथन किसका है ना। अब जो 85 से कम है उसको पिछड़ा बच्चा माना गया है, किसका ये कथन है, ये क्वेश्चन है। तो 47 का हो जाएगा, ये हो जाएगा सिरिल बर्ट का है। जी हाँ, सिरिल बर्ट क्या माने हैं कि पिछड़े बच्चे वे हैं जिनका मतलब शैक्षिक लब्धि बुद्धि लब्धि कितना है, तो 85 से कम है। याद रखिएगा, सिरिल बर्ट का ये कथन है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100, है ना। याद रखिएगा बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला निकालने वाला। ठीक है, एक प्रश्न वहाँ से पूछ सकता है आप लोग को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 नंबर, कह रहा है कि श्रवण बाधित के प्रकार। जी हाँ, श्रवण बाधित के प्रकार पूछ रहा है। गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता का प्रतिशत कितना है। तो ऑप्शन दिया है 70 से 89, 40, 30, या फिर इनमें से कोई नहीं। 48 का हो जाएगा 70 से 89 तक। ये भी क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, है ना। चलिए, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है कि श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों को बाधित प्रतिशत है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, पूर्ण बाधित बच्चों को बाधिता प्रतिशत कितना होता है। तो 49 का हो जाएगा 90%, है ना। पूर्ण बाधिता बच्चा कह रहा है, तो 90% जो होगा वो पूर्ण बाधिता बच्चे के अंतर्गत आएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर, कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है ना। प्रतिभाशाली बच्चा का कितना होता है, तो देखिए 90 से अधिक तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि 140 से अधिक जो होता है ये प्रतिभाशाली बच्चे का बुद्धि लब्धि होता है। और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100, आप याद रखिएगा, है ना। और सामान्य बुद्धि लब्धि कितना में होता है, तो 90 से लेकर के 110 तक ये होता है सामान्य बुद्धि लब्धि, है ना। तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51 नंबर, कह रहा है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है। बताइए, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में, है ना, कक्षा 2 की बात कर रहा है, निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या कह रहा है कितनी है। बताइए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। कितने पाठ्य पुस्तक की संख्या है ना कक्षा 2 में। तो आप लोग तो पढ़ाए हैं, है ना, टीचर हैं, तो 4 हो जाएगा, है ना। आंसर नंबर 4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 नंबर, प्रश्न है कि सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। दोस्तों बताइए तो, है ना। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को देना है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके लिए रहा कि इसका जवाब सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में मारना है ना। चैट में नहीं करना है, इसको नीचे कमेंट में करना है ना, जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो। यानी समान रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी है ये बताना है। 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। सभी लोग आप लोग टीचर हैं, इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर, कह रहा है कि समय सारणी उत्तम साधन है। जी हाँ, समय सारणी उत्तम साधन है। किसका उत्तम साधन है बताइए तो। ऑप्शन है कि विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, या फिर नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, या फिर शिक्षकों में अधिगम अनुशासन का, या फिर प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की
सुविधा का क्या होगा, समय सारणी उत्तम साधन, किसका उत्तम साधन है, तो नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का दोस्तों आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर मेरे भाई साहब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 54 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो थोड़ा सा एक बार लाइक कर दीजिएगा सर लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर कह रहा है प्रश्न कि छोटे बच्चे के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि कितनी होती है। बताइए छोटे बच्चे का मतलब प्राथमिक स्कूल का है कि नहीं। चलिए तो प्राथमिक स्कूल के जो होता है पीरियड जो होता है वो कितने समय का होता है, 10 से 15 मिनट का होता है, 3 से 35 मिनट, या फिर 7 से 17 मिनट, या फिर 70 से 80 मिनट। तो 70 से 80 तो होगा नहीं, इतना लंबा तो किसी का नहीं होता है कि नहीं। 54 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 30 से 35 होना चाहिए, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ 30 से 35 हो जाएगा, है ना। 30 से 35 मिनट तक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 55 नंबर। कह रहा है कि सभी अभिलेखन होने चाहिए। जी हाँ, सभी अभिलेखन कैसे होने चाहिए, सही, वैध, विश्वसनीय, या फिर इनमें से सभी। बताइए क्या होना चाहिए। 55 का हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सही भी होना चाहिए, वैध भी होना चाहिए, विश्वसनीय भी होना चाहिए, यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर इनमें से सभी। आपको क्या मारना है एग्जाम में, ऑप्शन नंबर ई को, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई में क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, तो मारेंगे हम ऑप्शन नंबर डी ई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 नंबर। प्रश्न है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। जी हाँ, मापन जो है वो किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है बताइए, है ना। आज देखिए टेस्ट में लगभग मैंने 4-5 कथन बता दिया, 4-5 कथन को याद रखिएगा, है ना। एक आगो आपको पूछा जाएगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 56 का आंसर क्या होगा, 56 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि एस स्टीवेंस का ये कथन है ना, एस स्टीवेंस। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर। प्रश्न है कि शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। जी हाँ, शैक्षिक उद्देश्य के कौन कौन से अंग हैं, बालक है, समाज है, विषय वस्तु है, इनमें से सभी है। क्या हो जाएगा, तो आप लोग का तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर ई मारना है, इनमें से एक से अधिक है, यानी कि 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं आपका 58 नंबर। प्रश्न है कि बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, विषय वस्तु, ये सभी। तो यहाँ पर भी आप काफ़ी आसानी से जवाब दे दीजिएगा इसका, है कि नहीं। चलिए सभी लोगों का बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही, हाँ धड़ाधड़ आप लोग कमेंट करते चलिए। तो 58 का हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला चलते हैं आपका 59 नंबर। कह रहा है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। दोस्तों बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो कौन सा अंग नहीं है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। ऑप्शन है अनुवाद, विवेचना, विस्तार, या फिर अनुप्रयोग। क्या होगा, इसका हो जाएगा अनुप्रयोग, इसका अंग नहीं है ना। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि रॉस का क्या कथन है। जी हाँ, रॉस महोदय ने क्या कहे हैं, थोड़ा सा इनका भी सुन लीजिए, है ना, कि रॉस का क्या कथन है। ऑप्शन है कि बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, ऑप्शन 2 है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, बचाव निदान का मध्यम स्तर है, इनमें से कोई नहीं। आंसर जो हो जाएगा सही, हाँ सभी लोग कमेंट कीजिए, सही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बचाव जो है निदान का उच्चतम स्तर है, निदान का उच्चतम स्तर है। आंसर नंबर बी यहाँ पर सही है, रॉस का ये कथन है। ये तो याद रखना पड़ेगा, है ना, आपको कथन को, ठीक है। चलिए सभी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सबका मैंने अलग अलग बना दिया हूँ, है ना। अलग से वीडियो भी बनाए थे, आप नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, है ना। और अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं, 7857824310। जी हाँ, ये आपका व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर कॉल करके भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यह कथन किसका है, तो सबको पता होगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर जो है वो सबको पता होगा, ये है अब्राहम लिंकन।
जी हाँ, अब्राहम लिंकन कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इनका क्या कथन था कि जो लोकतंत्र है ये जनता का शासन और जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर। प्रश्न है कि तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। बताइए तनाव प्रबंधन की कौन सी तकनीक नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना या सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो तनाव प्रबंधन की कौन सी तकनीक नहीं है? बताइए बताइए। 62 का हो जाएगा सदैव चिंताग्रस्त रहना। क्या ये तकनीक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन निकल के आ जाएगा आपका। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी। तो मैंने पहला प्रश्न आपको बता दिए थे, है कि नहीं? पहला सवाल में ही मैंने आपको बता दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। अगर ये भी आप गलत करिएगा तब तो फिर दिक्कत है कि नहीं? इसको तो गलत नहीं करना है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। इसमें कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। इसके कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। स्थापना 1945 से, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है कि अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। बताइए कि अष्टांगिक योग में कौन सा आसन इसमें सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है प्राणायाम, आसन, विधि विधान और ध्यान। कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? अष्टांगिक योग मैंने कई बार आप लोग को आठों के बारे में बता दिया है। 64 का यहाँ पर हो जाएगा विधि विधान जो है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। विधि विधान इसमें शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 65। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ ठीक दिख रहा है। चलिए 65 कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए ये कथन है और ये कथन जॉन डीवी का है और कौन सा कथन यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कहा गया है? उचित पूछना निकालना है आपको। ऑप्शन है कि कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। बी है कि मारना चाहिए। सी है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। या फिर उपयुक्त सभी। 65 का क्या होगा? मारना चाहिए कभी होगा? बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या किए हैं? बहुत सारे लोग मतलब कि ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे और सीधा क्या मारेंगे? उपयुक्त सभी। तो भैया ले देख बैठ जाइएगा, है कि नहीं? ले देख बैठ जाइएगा, है कि नहीं? यहाँ पर सभी नहीं मारना है, आपको सभी ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा सा गौर करना है। क्या मारना चाहिए हमारे शिक्षा में है इसकी व्यवस्था? नहीं है ना। बच्चों को नहीं मारना चाहिए, ये भी गलत है आपका ऑप्शन। सी नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये बात तो कथन है बिल्कुल ही सही। किसका? तो जॉन डीवी महोदय का, ठीक है। जितने भी मनोवैज्ञानिक है मारने पर किसी भी जोर नहीं दिया गया है, ठीक है। आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर आपका, है ना। तो उपयुक्त सभी को देख करके आंख बंद करके नहीं मार लेना है ना। पहले ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही मारना है, ठीक है। चलिए 66 से प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। जी हाँ, मानसिक विकार के लक्षण को कौन सा मानसिक विकार के लक्षण नहीं दिखा रहा है? ऑप्शन है भग्नाशा, तनाव, संबंध, चिंता। बताइए 66। देखिए संबंध जो हो रहा है तो क्या ये मानसिक विकार हो रहा है? नहीं, है ना। संबंध एक दूसरे से दोस्ती बन रहा है, संबंध बन रहा है, तो क्या ये मानसिक विकार है? नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, है ना। नहीं दिखा रहा है, वही तो पूछना था। भग्नाशा ये भी मानसिक विकार है, तनाव भी हो जाएगा, चिंता भी हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला सवाल है आपका 67 नंबर। कह रहा है कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? जी हाँ, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? बताइए। ऑप्शन है शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक या फिर राजनीतिक नेता। तो शारीरिक गतिक बुद्धि वाला ये बच्चा है ना। तो 67 का हो जाएगा शल्य चिकित्सा हो जाएगा ना। शारीरिक गतिविधि हो रहा है इस बच्चे में, मतलब शारीरिक गति बुद्धि रखने वाला ये बच्चा है, तो ये बनेगा आपको शल्य चिकित्सक, यानी कि आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, जो बच्चे कम सुनते हैं, तो उसको पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? ब्रेल लिपि या फिर सांकेतिक भाषा या फिर यंत्र या फिर इनमें से सभी। 68 का क्या हो जाएगा? बताइए।
68 का क्या हो जाएगा, है ना। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग हम किसको करते हैं, है ना, ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं किसको, यानी कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उसके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग होता है ना। श्रवण बाधित के लिए तो बच्चा तो मतलब देख ही सकता है ना, तो ब्रेल लिपि का उपयोग ये तो गलत हो जाएगा आपका, है ना, ये भी गलत। आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक भाषा, है ना, क्योंकि ये सुन नहीं सकता है, तो संकेत से इशारा से बच्चा क्या समझ जाएगा और पकड़ लेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी ये सभी मार के निकल रहे थे, है ना, बहुत सारे भी मारे भी हैं, है कि नहीं। तो ये गलत है, आप ऑप्शन को पढ़िए और समझिए, उसके बाद जवाब दीजिए। नहीं तो ये हल्का प्रश्न, कितना हल्का सवाल है, और ये गलत करके आप आ जाइएगा, फिर बहुत पछतावा हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर, कह रहा है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है सृजनात्मकता, है ना। सृजनात्मकता के बारे में बहुत बार आप लोग को बताए हैं, है ना। सृजनात्मकता किससे संबंधित है, ऑप्शन है मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। तो ये संबंधित है दोस्तों अपसारी चिंतन से, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 70, सूचना का स्रोत नहीं है ना। सूचना का स्रोत यहाँ पर कौन सा नहीं है, जनश्रुति, अफवाह, दंत कथाएं या फिर कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो यहाँ पर सूचना का स्रोत नहीं है। देखिए ये जो हार्डवेयर है ना, ये सूचना का स्रोत नहीं माना जाता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर जनश्रुति भी ये मतलब सूचना का स्रोत माना जाता है, अफवाह भी फैलाया गया मतलब ये भी क्या सूचना दिया गया, है ना, और दंत कथाएं ये भी आपको सूचना का स्रोत माना जाता है। ये जो है ऑप्शन नंबर डी ये गलत है आपका। अगला है शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, बताइए। शिक्षण, आज देखिए जो क्वेश्चन है ना बहुत छोटा छोटा है लेकिन अच्छा प्रश्न है ना, छोटा है लेकिन मोटा है ना, होता है कि नहीं, कोई छोटा होता है लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग होता है। जी हाँ, तो शिक्षण का उद्देश्य कौन सा यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन है ज्ञानात्मक, कथात्मक, प्रचारात्मक या फिर कौशलात्मक। कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर प्रचारात्मक जो है ना शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता है, ज्ञानात्मक होता है ना, कथात्मक भी होता है और कौशलात्मक भी होता है। प्रचारात्मक ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है ना, आंसर नंबर सी हो जाएगा, गलत ही आपको पूछ रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होता ना, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जाता है भाई, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ताकि और भी आप सभी के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाया जाए। चलिए ऑप्शन प्रश्न कह रहा है कि सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया। जी हाँ, अभ्यास का नियम किसने दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए दोस्तों अभ्यास का नियम किसने दिया, कई बार आप लोग को बताए हैं, तो ये है थॉर्नडाइक महोदय, है ना। थॉर्नडाइक जो हैं इन्होंने ही अभ्यास का नियम दिए हैं, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 73 नंबर, किंडरगार्टन प्रणाली। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है किंडरगार्टन प्रणाली के बारे में, कह रहा है कि किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है ना, शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है करके सीखने के सिद्धांत पर, या फिर अक्रियाशीलता के सिद्धांत पर, रुचि पर, या फिर चयन के सिद्धांत पर। तो किंडरगार्टन जो प्रणाली ये मतलब कि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर हो जाएगा रुचि के सिद्धांत पर आधारित है ना, रुचि पर आधारित है। किंडरगार्टन प्रणाली किसने दिया है दोस्तों, तो याद रखना है फ्रोबेल महोदय के द्वारा दिया गया था, है ना, किसके द्वारा, तो फ्रोबेल महोदय के द्वारा। ये भी कई बार पूछा गया है कि किसने दिया किंडरगार्टन, फ्रोबेल के लिए। ये छोटे बच्चों के लिए है किंडरगार्टन, है ना, छोटे बच्चों के लिए है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है 74 की प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है। जी हाँ, प्रभावशाली संप्रेषण में किसकी भागीदारी होती है, ऑप्शन है शिक्षक और शिक्षार्थी, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक, शिक्षण कर्मचारी, इनमें से कोई नहीं। 74 का हो जाएगा प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है शिक्षक और शिक्षार्थी की, है ना, किसकी होती है, तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की होती है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब है आपका 75 नंबर, अगर अंत भला तो सब भला, है ना, ये अंतिम प्रश्न है, तो अंत को सब भला करना है तभी आपका भला होगा। प्रश्न कह रहा है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से, ये तो कई बहुत बार बताए हैं, काफ़ी आसान प्रश्न आ गया, है ना, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, है ना, संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था बताया गया था ना जीन पियाजे के द्वारा, है कि नहीं। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं, किसकी, तो जीन पियाजे का, तो आंसर क्या हो जाएगा जीन पियाजे का। और इसका जो पहला अवस्था था वो था इंद्रिय जनित अवस्था, है ना। चलिए तो ये था आपका 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का 75 महत्वपूर्ण प्रश्न, कैसा लगा आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके। इसका आंसर है, इसका आपको
आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक OMR ले लीजिएगा और इसको टेस्ट दे करके देखिएगा कितना आप लोगों ने सही करते हैं। ठीक है, और हमारा जो ये नंबर दिख रहा है 7857824310, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये ग्रुप का नंबर है, ये हमारा कॉलिंग नंबर है। तो आप इस पर कॉल करके हमारे व्हाट्सएप में मैसेज करके आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आपको करना क्या है, तो सिर्फ एक बार 351 का यहाँ पर चार्ज लगेगा आपको, है ना, मात्र 351 पेमेंट करना है आपको। और उसके बाद जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, अभी जो एग्ज़ाम का डेट है आपको पता ही है 28 जुलाई हो गया है, तो लगभग अभी 25 दिन समय है ना। आपको पीछे वाला सभी PDF मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएगा और इसका वीडियो भी मिल जाएगा, वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको PDF वीडियो नोट्स सभी चीज़ मिल जाएगा। हमें लग रहा है कि डेट अभी और बढ़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि जिस अनुसार से आप देख रहे हैं ना, अब बरसात का समय आ गया है और बहुत जगह बाढ़ आ चुकी है। ठीक है, तो इस स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि फिर से आप लोग के एग्ज़ाम कुछ दिन के लिए बढ़ेगा ज़रूर। ठीक है, तो आप लोग इसमें जुड़ जाइए अभी से ही, है ना। अगर एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा तो अलग से कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, इसी में आप लोग का क्लास चलते रहेगा निरंतर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो और जो पेमेंट करना है आपको कैसे करना है, तो इसी नंबर पर पेमेंट भी करना है आपको। गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोनपे या पेटीएम या फिर व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, किसी भी माध्यम से आपको ऑनलाइन पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारे इसी नंबर पर आप भेज दीजिएगा। ठीक है, आप जो पेमेंट कीजिएगा वो किसी से भी कर सकते हैं ना, दूसरे नंबर से भी कर सकते हैं। आपका जो व्हाट्सएप है अगर उस पर अखबार फ़ोन पे नहीं है, गूगल पे नहीं है, तो आप दूसरे नंबर से भी कर करके, है ना, अपने दोस्त से भी करके, साइबर कैफ़े से भी करके आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा अपने नंबर से, फिर आपको वहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत समस्या नहीं होगी। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर परिवार, तो इसको आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप सहयोग करें, है ना, और कुछ नहीं चाहिए आप लोग से, है कि नहीं। बाकी तो हम मेहनत कर ही रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करते रहिए। ठीक है, आज हम जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर 70 आपका कंप्लीट होता है। 75 DL प्रश्न देखें और कल हम लोग देखेंगे आपका समान अध्ययन, रीजनिंग, मैथ का सवाल, है ना। और डेली 9 बजे से लाइव क्लास आपकी होती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। ठीक है, 9 बजे से आप लोग लाइव जुड़ जाइएगा डेली। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। और दोस्तों, टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कैरियर परिवार, है ना। टेलीग्राम अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम को सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करना होगा, है ना। टेलीग्राम में प्ले स्टोर को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना नंबर वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिएगा कैरियर परिवार, मेरा ग्रुप आ जाएगा। उसमें अभी तक लगभग 2500-2600 लोग जुड़ गए हैं और वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना ही रहने देते हैं आज और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 9 बजे, है ना, इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। धन्यवाद आप सभी का।